स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की, और कोरोना को लेकर अब तक हम जब भी अपने दर्शकों को खबरें बता रहे थे तो कहीं ना कहीं वो परेशानी बढ़ाने वाली खबरें थी। खबरें ऐसी थी कि वो परेशानी बढ़ाए, आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, बेड्स की संख्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। मगर आज शायद अपने विशेष में हम बात करेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि खबर ही ऐसी है। जनता का सहयोग, प्रशासन की सख्ती और सीएम हेमंत सोरेन के साहसिक फैसले से झारखंड के लोगों ने राहत की सांस ली है। झारखंड में अब कोरोना कमजोर हो रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर भी दिखने लगा है। संक्रमित मरीजों से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। रविवार को 4159 नए मरीज मिले, जबकि 6461 मरीज ठीक हुए। पूरा आंकड़ा इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। कोरोना काल में झारखंड के लिए अच्छी खबर। 10 दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या घटी, रिकवरी दर बढ़ी, अस्पतालों में बेड खाली। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दिख रहा असर। रविवार को राज्य में 4169 नए मरीज, 6461 ठीक हुए। 14 मई से 18 से ऊपर वालों को लगेगा टीका। झारखंड के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं। लॉकडाउन और लोगों के धैर्य के कारण झारखंड में कोरोना के नए मरीजों में कमी आने लगी है। रविवार को राज्य में 4169 नए मरीज तो 6461 लोग ठीक होकर घर भी लौटे। पिछले 24 घंटे में राज्य के 17 जिलों में हालात में सुधार हुआ है। राजधानी रांची में सबसे ज्यादा 1103 लोग ठीक हुए हैं। रांची के रिम्स, सदर अस्पताल समेत निजी अस्पतालों में बेड के लिए कोई मारामारी नहीं है। हर अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बेड खाली है। जब शुरुआत हुई थी इस वेव की, उस समय जो बेडों की संख्या काफ़ी कम थी। रिम्स में 100 बेड थे, अभी हमारे पास 1000 बेड है। इसके कारण शुरुआत में जो मरीज आ रहे थे और लगातार जो आप लोग देखें कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा संक्रमण बढ़ रहा था, और उस हिसाब से बेड कम थे और लगातार लॉकडाउन भी नहीं था। उस वक्त लोग बिल्कुल फ्री थे, हर जगह घूमना फिरना कर रहे थे, भीड़ लग रही थी, शादी ब्याह के कार्यक्रम चल रहे थे। ऐसे में जो संक्रमण हुआ और राज्य सरकार ने बहुत त्वरित गति से कदम उठाया। लगातार नए बेड की संख्या, नए व्यवस्था, नए आईसीयू का निर्माण हुआ, और इससे लोगों को जो संक्रमित थे उनको उचित इलाज मिलना शुरू हो गया। और अब ऐसा सिचुएशन है कि हमारे पास काफ़ी बेड है। जितने के मरीज अभी हमारे पास, उससे काफ़ी कम मरीज हैं। जनता का सहयोग, प्रशासन की सख्ती और सीएम हेमंत सोरेन के साहसिक फैसले से कोरोना संकट कंट्रोल हुआ। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि आईसीयू, ऑक्सीजन बेड, जनरल बेड की संख्या में 1 महीने में काफी बढ़ोतरी की गई है। अमृत वाहिनी ऐप और अस्पताल सर्किट के कारण अब सभी तरह के बेड समय पर मिलने से सभी को राहत मिली है। ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी पर रोक लगाते हुए उन्हें और सुगमता से आप तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर सरकार लगातार काम कर रही है। ये जरूर कम हो रहा है या ये में आया है, लेकिन संक्रमण अगर हम लोग अभी अपना संयम नहीं रखेंगे, लॉकडाउन का सही ढंग से पालन नहीं करेंगे, सरकार की जो गाइडलाइंस है इसको नहीं पालन करेंगे, तो ये और बढ़ सकता है। ये कभी भी ये सेकेंड वेव जो लग रहा है कि अब एक पीक पर पहुंच करके हो सकता है नीचे की तरफ जाए, ये फिर से ऊपर भागेगा। इसलिए अभी हमें बिल्कुल ये रहना है, सावधान रहना है। कोरोना संकट को कंट्रोल करने के लिए हेमंत सरकार ने 14 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू करने का ऐलान किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि बिना मास्क और बिना जरूरी काम के वो अपने घरों से ना निकले। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद बहुत राहत आई होगी आपको, क्योंकि अब तक जो खबरें आप देख रहे थे उसमें संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं ये चिंता बढ़ा रही थी। मगर ये खबर कि संक्रमित मरीजों का आंकड़ा गिर रहा है, जो मौत है, संक्रमित मरीज जो हो रहे हैं उनकी मृत्यु हो जा रही है, उसकी अभी दर गिर रहा है, ये संभव कैसे हो पाया है? ये संभव आपके और हमारे
जागरूक होने की वजह से हो पाया है, सरकार के कड़े फैसले लेने की वजह से हो पाया है, और उन फैसलों को इंप्लीमेंट करने की जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने बाखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, इस वजह से ये संभव हो पाया है। और ऐसे ही एक योद्धा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, हमारे साथ कोरोना योद्धा जुड़े हुए हैं डीसी धनबाद उमा शंकर सिंह साहब। और जिस शख्स की मैं बात कर रहा था, जिनके जिम्मे एग्जीक्यूशन का पार्ट आता है, सरकार फैसले लेती है, एग्जीक्यूट कराना जिला प्रशासन का काम होता है, और बाखूबी जिला प्रशासन ने, चाहे वो जिलों के डीसी हो, एसपी हो, उन लोगों ने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है। और सख्ती इस बार देखने को नहीं मिली, जैसा पहले लॉकडाउन में लाठियां चटकाई जाती थी, इस बार लोगों को जागरूक किया गया। धनबाद में बेहतरीन काम हुआ, यह कहने से मुझे कहीं भी परहेज नहीं है, क्योंकि काम हुआ है और कई बार सख्त भी दिखे हैं डीसी साहब। सीधे उनके पास चलेंगे। डीसी साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। सिंह साहब, सबसे पहला सवाल तो यह है, पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, हालांकि अभी ये जंग छिड़ी हुई है और जंग अभी लंबी चलेगी, मगर उस जंग में जो राहत आ रही है कि आंकड़े कम हो रहे हैं, मृत्यु दर कम हो रहा है, झारखंड अच्छा काम कर रहा है कोरोना में के जारी जंग के खिलाफ। कहीं ना कहीं आप लोगों के कंधे पर बंदूक थी, क्योंकि एग्जीक्यूशन आप लोगों को करना था, एग्जीक्यूट आप लोगों ने किया, बहुत बेहतरीन तरीके से किया। और कुछ मामलों में हमने देखा कि आप सख्त भी हुए, सख्त निर्देश भी दिया, और शायद यही वजह है कि आज कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि एग्जीक्यूशन पे बहुत डिपेंड करता है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती है। और हम लोगों ने इस सेकेंड वेव में पहले दिन से ही काफ़ी सख्ती के साथ सभी निर्देशों को लागू करने का प्रयास किया है, और 2-3 फ्रंट पे काफ़ी मेहनत किए गए हैं। पहला तो ये है कि हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है कोविड का, उसको ठीक तरीके से दिया जाए लोगों को जी। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, ख़ास तौर से धनबाद अर्बन एरिया में, आपको पता होगा कि ये पूरे झारखंड का सबसे ज़्यादा सघन आबादी वाला अर्बन पॉपुलेशन धनबाद में है, झरिया में है। और आज मुझे कहते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे धनबाद और झरिया के अर्बन एरिया में लगभग 90%, 95% से ज़्यादा लोग आज भी आपको सड़कों पे मास्क का प्रयोग करते हुए दिखेंगे। और ये तो लोगों में जागरूकता से भी हुआ है, कुछ सख्ती अपनाने से भी हुआ है। क्योंकि एक तरफ हम अगर बेड की उपलब्धता बढ़ाते जाएंगे और दूसरी तरफ लोग अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे, तो शायद कोरोना से जंग बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक सम्मिलित प्रयास है जिला प्रशासन के, बहुत रिगरस इम्प्लीमेंटेशन का और लोगों के सहयोग का। लोगों ने सहयोग किया, लोगों में धीरे धीरे जागरूकताएं आई, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए, अभी जो पूरा नेशन वाइज जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड कहता है कि एक बार ये डिप होती है, फिर ये अचानक ऊपर उठती है। तो अभी जो योजना हमारे जिला प्रशासन की है कि हम लोगों ने पिछले 1 महीने के सारे पॉजिटिव केसेस को, होम आइसोलेशन के केसेस को एंड डेथ को, तीनों को मैप किया है। और तीनों को मैप करने के बाद धनबाद के शहरी क्षेत्र में लगभग 19 वल्नरेबल एरिया चिन्हित किए गए हैं। झरिया में लगभग 17 वल्नरेबल एरिया चिन्हित किए गए हैं। अब जिला प्रशासन की चुनौती है कि इन वल्नरेबल एरियाज में सघन तरीके से सर्वे कराई जाए, सघन तरीके से कोरोना की जांच कराई जाए। और आप देखेंगे कि अगले 7 से 8 दिनों में काफी जंप होगा पॉजिटिव केसेस का। लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अभी तक अगर अनअटेंडेड रह जाएंगे तो डेथ की संख्या बढ़ेगी। इन्हें हमें जांच करना है, इनके मॉर्बिडिटी और इनके O2 सैचुरेशन लेवल के आधार पर इनकी स्क्रूटनी करनी होगी, और फिर उनको या तो होम आइसोलेशन में रखना होगा या फिर इनको हॉस्पिटल भेजना होगा। ये बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन ये करना अत्यंत आवश्यक है, तभी जाकर हम संक्रमण की चेन को रोक पाएंगे। सिंह साहब, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि संक्रमण का जो दर है वो गिर रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या काबू में आ रही है। बावजूद इसके आप इस बात का जश्न नहीं मना रहे, आप खुश हैं। बहुत अच्छा है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको आप मॉनिटर कर रहे हैं, मगर आप बैठे नहीं आराम से, क्योंकि आपने जैसा बताया कि जो देखने को मिल रहा है ट्रेंड की ग्राफ नीचे जाता है, फिर ग्राफ ऊपर आता है, पीक पर आ जाता है।
तो इस बात को लेकर आप तैयार हैं। और मुझे याद है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग डीसी साहब, कि आपके आदेश पर विद इन टाइम हमारे रिपोर्टर ने रिपोर्ट भेजी थी कि 30 या 100 बेड का ऑक्सीजन सपोर्टेड अस्पताल विद इन नो टाइम वो तैयार हो गया था। और वो रिपोर्ट बहुत खूबसूरत रिपोर्ट थी, राहत पहुंचाने वाली रिपोर्ट थी। तो ऐसी कुछ और आगे भी तैयारियां हैं? देखिए, वो हमारी अत्यंत अनिवार्यता बन गई थी। आप समझिए कि रांची के बाद सबसे हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, और हमारे यहाँ फर्स्ट वेव के समय मात्र 30 बेड की आईसीयू थी। चूंकि उसके पहले कभी नहीं किसी ने ये उम्मीद नहीं किया था कि कोरोना में ये तैयारी करनी होगी। और फर्स्ट वेव के बाद धीरे धीरे हम लोगों ने तैयारी शुरू की, और आज के दिन हमारे पास लगभग 271 बेड की आईसीयू रेडी है। और 60 बेड की आईसीयू हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल में मात्र 10 दिन के स्पैन में तैयार किया। दिन रात युद्ध स्तर पे तैयारियां हुई। और मैं आपको बता दूं कि खुद हमारे जो माननीय मुख्य सचिव महोदय हैं, लगभग हर 2 दिन पे 3 दिन पे फोन करके वो जानकारी लेते थे कि तुम्हारे आईसीयू बेड के प्रिपरेशन का क्या स्टेटस है। सारे लोग मुस्तैदी से काम कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, थर्ड वेव्स को ध्यान में रखते हुए, कि शायद 271 बेड की आईसीयू भी नाकाफी होगी। और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक दीर्घकालीन योजना बनाई है, जिसमें कि 100 बेड की आईसीयू पे और काम चलना शुरू हो गया है। उसमें भी युद्ध स्तर पे काम शुरू हो रहा है। कैथ लैब के 2nd फ्लोर पे हम 100 बेड की आईसीयू पे काम लगा चुके हैं। लगभग 400 बेड की आईसीयू हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हमारे पास अगले 1 महीने में रेडी हो जाती है तो हम लोग थर्ड वेव्स पे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ जो O2 सपोर्टेड बेड्स होंगे उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाकर हमें 1000 तक लेके जानी होगी, जो आज के दिन हमारे पास 600 है। ये बड़ी चुनौती है। ये बड़ी चुनौती, चूंकि इनकी तैयारी रातों रात नहीं होती है, समय लगता है। बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स आपको बाहर से मंगाने होते हैं। उसकी ग्लोबल मार्केट में स्कार्सिटी हो गई है, लोग समय पर सप्लाई नहीं कर पाते हैं। इन सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि यदि अगले 1 महीने में हम लोगों ने तैयारी कर ली तो थर्ड वेव्स, जिसका आकलन लोग कर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर या पता नहीं फिर कब आए, उसके लिए पहली तैयारी हमारी पूरी हो जाएगी। कहा जाता है कि मंजिल पर वही पहुंचते हैं जो सफर के बारे में सोचते हैं, और सफर वही शुरुआत करते हैं जो पहला कदम आगे बढ़ाते हैं। तो आपको पता है कि मंजिल कहां पर है और सफर कैसे तय करना है, और उसके लिए सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपने कदम आगे बढ़ा दिया। तो थर्ड वेव को अज्यूम करते हुए अगर तैयारियां पहले से शुरू कर दी गई है तो उसका इम्पैक्ट क्या कुछ बिगाड़ पाएगा हमारा कोलांचल के वासियों का या धनबाद वासियों का, अगर इस तरह से तैयारियां रहे कि हम पहले अज्यूम कर ले रहे कि थर्ड वेव आएगा तो हमारे पास बेड की संख्या घट सकती, तो हम पहले से तैयार रहे। ये एक अच्छी खबर धनबाद कोलांचल से आ रही है। उमाशंकर सिंह साहब, आपसे ये जानना और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से 2-4 प्रॉब्लम हो गए कि एक तो कभी लोगों ने अज्यूम नहीं किया था कि इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी, समस्या विकराल रूप हो जाएगी। तो उस समस्या अचानक आई, उसे लड़ने के लिए एक तरफ आप पूरे शिद्दत के साथ आप अपनी टीम के साथ जुटे रहे, दूसरी तरफ जनता है जिसे जागरूक करना है, जिसे बचाना भी है, सख्ती भी करनी है। तो वैसी सख्ती ने जो फर्स्ट लॉकडाउन में हमने देखा कि अगर सड़कों पर लोग निकल रहे हैं तो पुलिस उन्हें पीट दे रही है, काफी फजीयत भी पुलिस की उसको लेकर हुई। तीसरी तरफ आपदा में अवसर तलाश रहे कुछ लोग, कालाबाजारी कर रहे हैं दवाओं की, ऑक्सीजन सिलेंडर की। तो तीनों तरफ 3 डायमेंशन में आपका तवज्जो जा रहा था। तो किस तरह से आप इसको मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से इस पर नजर बना रहे हैं? देखिए, ये बहुत सही और बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि कोरोना से लड़ाई सिर्फ एक फ्रंट पे लड़कर नहीं जीती जा सकती है। अगर हम सिर्फ बेड की संख्या बढ़ाएंगे और ये सोच के चलेंगे कि हम कोरोना से जीत जाएंगे, तो आई थिंक ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट होगा। एक तरफ हमें हेल्थ फैसिलिटी को अच्छा करना होगा, जिसकी लगातार प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हमें जो मास कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, जो फर्स्ट वेव में बहुत कम देखा गया था, उस पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और अच्छी बात यह है कि इस बार लोग खुद जागरूक हो रहे हैं और जिला प्रशासन इसमें लगातार मेहनत कर रहा है। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रयास ये करना होगा कि योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हमें बहुत सख्ती से करने होंगे। जैसे सख्ती कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे जो बेड मैनेजमेंट हैं, हमारा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, उसमें किसी भी स्तर पे कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ानी है, ट्रूनेट के यूटिलाइजेशन को बढ़ाने हैं, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट समय पे आनी है, उस पर मेहनत करना होगा। बेड मैनेजमेंट के सिस्टम और कंट्रोल रूम, वॉर रूम के सिस्टम इतने सख्त और इतने अच्छे करने होंगे कि जनता अगर फ़ोन करे तो उसको तुरंत सहायता मिले। कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करने चाहिए।
2 बजे के बाद अगर राज्य सरकार ने लॉकडाउन को सख्त करने का निर्देश दिया है तो हमारी पूरी गश्ती दल की टीम लगातार मूव करे, जिससे कि जो अनावश्यक दुकानें हैं, भीड़ लगे हुए हैं हमारे कुछ क्षेत्रों में, उसको रोका जाए। तो हर फ्रंट पे मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को काम करना होगा, और मुझे लगता है कि पूरी टीम काम करती है। सिर्फ जिला प्रशासन के आला पदाधिकारी काम करें ऐसा नहीं हो सकता है, पुलिस के पदाधिकारी को भी मिलकर काम करना होगा। प्रखंड में मैं आपको बता दूं कि प्रखंड में हमारे बीडीओ सीओज को ये निर्देश दिया गया है कि आप पंचायत प्रतिनिधियों को साथ में लीजिए, मास कम्युनिकेशन आप बनाइए, वहां पे उन लोगों को बताइए कि कैसे लोगों को जागरूक करना है। एक और चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अब इस सेकेंड वेव के बाद सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों को फेस करनी होगी कि जो परिवार कोरोना में जिनके यहाँ डेथ हुए हैं, कुछ ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जहां पर सिर्फ 1 लोग बचे हों, 2 लोग बचे हों, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जहां पर पूरा का पूरा 1-2 लोगों को छोड़कर पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया होगा। वैसे लोगों को हमें चिन्हित करना होगा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने प्रखंड के पदाधिकारियों के माध्यम से उन तक अपनी सहायता पहुंचानी होगी। जानना होगा कि उन्हें क्या दिक्कत है, अत्यंत गरीब लोग हैं, उन्हें राशन पानी की दिक्कत है या मेडिकल ट्रीटमेंट की दिक्कत है, कहीं उनको भी कोरोना अगर है तो उनके फर्दर इलाज की जरूरत पहचानी होगी। तो हर फ्रंट पे मुझे काम करना होगा, और ये मुझे लगता है कि एक टीम ही काम कर सकती है, और हम लोग लगातार इस पे कर रहे हैं। माइट बी कि इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा आने वाले समय में। जी, अच्छा मिलेगा जाहिर तौर पर हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप और आपकी टीम काम कर रही है उसके रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं और सकारात्मक परिणाम उसके सामने आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आने वाले कल की भी तैयारी आपने कर रखी। थर्ड वेव की बात करें या फिर वैसे लोग जिनके परिवार में 1-2 ही लोग बचे हुए हैं, सारे लोग इस संक्रमण की वजह से काल की गाल में समा गए हैं, तो उनके लिए भी कार्य योजना आपके पास है। ये बहुत बेहतरीन बात है और आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। हमारी टीम लगातार आपके साथ मिलकर काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही बेहतर काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमा शंकर सिंह साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त न्यूज़ 11 भारत को दिया। आपका बेहद शुक्रिया।